नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा टॉपिक था पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, जिसके बारे में ये आज की हमारी जो क्लास है ये 5 नंबर क्लास, यानी इससे पहले 4 क्लास हम लोग कर चुके हैं, तो 5वां वीडियो पार्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कल तक हम लोगों ने जो अनुच्छेद कहाँ तक पढ़े थे, अनुच्छेद 243 जे तक पढ़ा था। उसके बाद में आगे के जो भी अनुच्छेद बचे हैं उनको पढ़ते हैं। फिर 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब राजस्थान में लागू हुआ, तो ये बात उनके बारे में बात करेंगे। और 74वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित था, बल्कि किस निकाय से संबंधित था, ठीक है, किस निकाय की बात करता है, और 73वां किसकी बात करता है, ये हम लोगों ने अच्छे से जाना है। और जो भी अनुच्छेद आगे बचे हैं उनको हम पढ़ने की निरंतर कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जे तक लिखा था ना, तो फिर लगाओ के। एक बार हेडिंग लगाओ फिर समझते हैं। अनुच्छेद 243 के किसकी बात करता है? पंचायती राज संस्थाओं चुनाव हेतु। पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव कौन बात करता है? के। अनुच्छेद 243 के, इसमें लिखो, पहले हेडिंग लगाओ, पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव। पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव। किस प्रकार से किया जाएगा? नियमित रूप से किया जाएगा, वह निष्पक्ष के रूप में किया जाए। तो क्या करना होगा? निष्पक्ष का मतलब ये होगा कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति को वहाँ का जो सर्वोच्च अधिकारी बना दिया जाए कि आपको पंचायती राज के चुनाव कराने, और वो व्यक्ति मानो कि किसी मंत्री को कि उसी दल का है, तो वो क्या करेगा? एक तरह से पक्ष रखेगा वहाँ पे कि हमारे दल वालों को भी, या फिर कि हाँ ये जो बंदा है यहाँ पे कि हमारी पार्टी के लिए अच्छा कार्य करता है, तो इस हिसाब से क्या हो जाता है, एक तरह का वहाँ से पक्ष बन जाता है। इसलिए ऐसा कार्य हो वहाँ पे निष्पक्ष रूप से, वह नियमित चुनाव निर्वाचित हेतु क्या करता है कि राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? चुनाव आयोग का। यानी पंचायती राज हेतु निष्पक्ष एवं नियमित चुनाव आयोग का नियमित निर्वाचन हेतु, निर्वाचन के लिए चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। और राज्य चुनाव आयोग की अगर बात करें हम, तो ये इसका जो एक सदस्य आयोग बनाया जाता है, जिसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल नियुक्ति करता है। और अगर उस एक सदस्य आयोग की अगर बात करें, तो उसमें जो एक सदस्य वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और जिसके सचिव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहा जाता है, जो कि एक आईएएस अधिकारी होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ये उस आयोग का सचिव होता है, निर्वाचन अधिकारी। ये क्या होता है? एक आईएएस होता है। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग के अंदर कैसा राज्य चुनाव आयोग जो है, राज्य चुनाव आयोग कैसा आयोग है, ये ध्यान रखना आप। एक सदस्य आयोग है, एक सदस्यीय आयोग है। कैसा आयोग है दोस्तों? एक सदस्य आयोग है, जिसमें एक सदस्य जो होता है, कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयुक्त कहो, कुछ भी कह दो, ठीक है। और इसका जो सचिव होता है वो कौन होता है?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इसमें कहो मुख्य निर्वाचन, चुनाव एक ही बात है ना, निर्वाचन लिख दो, ठीक है। तो इसको समझने में कोई ज़्यादा वो बात नहीं है, इसको समझते हैं। और फिर बात आती है इसके बाद में अनुच्छेद 243 एल पढ़ेंगे कि ये भाग जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो लागू किया गया है, 9वां भाग, ये कहाँ पे लागू नहीं होता है, और अगर जहाँ पे लागू नहीं होता है वहाँ पे अगर लागू करना भी पड़े तो कौन करेगा और किस तर्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात करेंगे। तो पहले एक जो निष्पक्ष चुनाव के लिए यानी पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं उनको चुनाव कौन करवाएगा, और उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, उस आयोग का गठन करेगा कौन, और इसमें किसकी नियुक्ति करेगा, कैसा ये क्या बहुसदस्य आयोग है या फिर एक सदस्य आयोग है, तो ये एक सदस्य आयोग होगा, ठीक है। इसमें लिखो पंचायती राज संस्थाओं हेतु निष्पक्ष व नियमित निर्वाचन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के निष्पक्ष व नियमित समय के अनुसार, ऐसा नहीं कि कार्य अवधि पूरी हो गई 12 महीने 2 साल तक वहाँ पे चुनाव नहीं हुआ, जैसे कार्य अवधि पूर्ण होगी तो वहाँ पे चुनाव करवाया जाएगा। ये क्या है, एक तरह से नियमित। पंचायती राज संस्थाओं के निष्पक्ष व नियमित निर्वाचन हेतु, निर्वाचन का मतलब चुनाव होता है, निर्वाचन हेतु राज्य आयोग का गठन किया जाएगा, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। समझ में आया? पंचायती राज संस्थाओं के निष्पक्ष, पंचायती राज संस्थाओं के लिए निष्पक्ष व नियमित निर्वाचन हेतु एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। लिखो इसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा, इसका गठन, या ऐसे लिखो कि राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य आयोग होगा, राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्य आयोग होगा, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। सदस्य आयोग होगा, उस एक सदस्य की नियुक्ति जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अब समझ में आया? जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक सदस्य आयोग है और नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। तो जो महत्वपूर्ण बातें ना, इसको थोड़ा इग्नोर मत करना, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है। एक सदस्य आयोग सीधा मिलान कर लेना कि पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाता है, एक सदस्य आयोग है। इसको जैसे आप क्या करते हैं, पढ़ने के बाद में हाईलाइट, जैसे हाईलाइटर आपके हाईलाइट कर लेना कि इसके अंदर देखो, समझने के लिए बात को पूरा लिखा जाता है ना, लेकिन याद करने के लिए इतना नहीं होता है। एक तो ये हाईलाइट कर लेना, 243 के किसके बारे में बात करता है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु। चुनाव कौन करवाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग, बस इतना ही, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग
मैंने यहाँ पे देखो दोबारा पकड़ में आ गया ना, यहाँ पे राज्य निर्वाचन या राज्य चुनाव आयोग लिखो तो सीधा राज्य आयोग लिख दिया। आप तो कोई बताते नहीं हो, मुझे ही पकड़ में आया वापस। ठीक है, तो ये बात याद रखना, 243 के पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग। ठीक, कैसा आयोग है? एक सदस्यीय आयोग है, इसको हाईलाइट कर लेना। इस सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, बस, कोई ज्यादा कुछ नहीं है ना। अब लिखो कि राज्य निर्वाचन आयोग में एक सदस्य जो होता है, राज्य निर्वाचन आयोग में एक सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसके सचिव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। देखो राज्य निर्वाचन आयोग में एक सदस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। जिसका सचिव मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चुनाव अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। जिसका सचिव मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहलाता है, या फिर इसके सचिव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। ऐसे लिख दो, जिसके सचिव को जिसके सचिव को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। ये एक आईएएस अधिकारी होता है। आईएएस अधिकारी होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? 243 के को कहीं पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, दोबारा रिपीट करने की नहीं ना। चलो, अनुच्छेद 243 एल लिखो, लिख लो पहले इसको, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। चले, अनुच्छेद 243 एल कि राज्य संघ राज्य क्षेत्र में
ये भाग लागू नहीं होगा। संघ राज्य क्षेत्र में ये भाग, कौन सा भाग, ये भाग कष्ट में लिख दो 9, लागू नहीं होगा। इसमें केवल एक बात का ध्यान रखना है कि अगर संघ राज्य क्षेत्र में ये भाग 9 लागू करना अगर चाहते हैं, ये पंचायती राज व्यवस्था लागू करनी हो, तो राष्ट्रपति नियम बना करके लागू करेगा। इसमें एक ही बात है, केवल ये लिख दो, यदि संघ राज्य क्षेत्रों में, यदि संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना हो, तो राष्ट्रपति नियम बनाकर लागू करेगा। लागू करना हो तो राष्ट्रपति नियम बनाकर लागू करेगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 243 एल कहता है कि जो भाग 73वें संविधान संशोधन के अंदर जो लाया गया पंचायती राज से संबंधित है, बल्कि संघ राज्य क्षेत्र में यह लागू नहीं होता है। ठीक है, अगर संघ राज्य क्षेत्र में लागू करना होगा तो कौन काम करेगा इस पे? राष्ट्रपति नियम बना करके उसमें लागू कर सकता है। राष्ट्रपति नियम बनाकर लागू कर सकता है इसको। ठीक, अनुच्छेद 243 एल कंप्लीट। अनुच्छेद 243 एम किसकी बात करता है? एम पे जाते हैं। एम की बात करें तो एम में भी क्या करता है कि संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर भी कई सारे ऐसे राज्य हैं और कई सारे ऐसे राज्यों के अंदर जो क्षेत्र है जहाँ पे भी ये पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती, या फिर सीधा लिख सकते हैं कि भाग 9 नहीं लागू होता है। कुछ राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी। कौन कहता है? अनुच्छेद 243 एम कहता है। लिखो अनुच्छेद 243 एम। इसको पहले हमने लिखा था लेकिन अब अनुच्छेद के अंदर अलग अलग से और लिख रही। अनुच्छेद 243 एम। कुछ राज्यों के अंदर ये भाग या फिर कुछ राज्यों के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी, ये इसमें लिख दो। कुछ राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होगी। वो कौन से हैं? मेघालय है, नागालैंड है और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है। अनुसूची 5 और 6 में जो लिखित राज्य है उनमें भी व्यवस्था लागू नहीं होती। तो इसमें लिखो मेघालय, मिजोरम और मणिपुर राज्यों का नाम लिख लो कहाँ कहाँ पे ये लागू नहीं होता। मेघालय, मिजोरम में भी लागू नहीं होता और मणिपुर है और नागालैंड है और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र में भी लागू नहीं होता। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र, मणिपुर के पहाड़ी भाग में। और लिखो इसमें
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग नाम सुना है ना आपने, जहाँ की चाय प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग चाय पीने वाली, चाय पत्ती की बात कर रहा हूँ मैं, फसल खेती चाय की, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में लागू नहीं होता है। फिर एक बात और लिख लो, 5वीं और 6ठी अनुसूची में शामिल या फिर वर्णित राज्यों में ये शामिल नहीं होता है। 5वीं व 6ठी अनुसूची में वर्णित लिख दो, वर्णित या फिर शामिल किए हैं जो राज्य है उनमें ये शामिल लागू नहीं होते। 5वीं व 6ठी अनुसूची में उल्लेखित राज्यों में ये लागू नहीं होती। 5वीं व 6ठी अनुसूची में उल्लेखित राज्यों में ये लागू नहीं होते। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई ज्यादा बात इसमें है नहीं। ये संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, और ऐसे राज्य जो संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है वो भी है, मेघालय, मिजोरम है, मणिपुर, नागालैंड है, पश्चिम बंगाल है, जिसके आधे भाग में करती है, दार्जिलिंग क्षेत्र में नहीं लागू होती है। और 5वीं 6ठी अनुसूची में जो वर्णित, जो हम कह सकते हैं उल्लेखित जो भी राज्य उनके अंदर शामिल है, उसमें भी ये लागू नहीं होती है। और यदि इन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था आरंभ करनी हो तो संसद कर सकती है विधि बना करके, संसद विधि द्वारा लागू कर सकती है। इसमें एक लाइन और लिख लो, फिर उसके बाद में N 243 N आर्टिकल पढ़ते हैं। यदि इन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था आरंभ करनी हो या फिर करनी चाहते हैं तो संसद विधि द्वारा करेगा, संसद विधि द्वारा लागू करेगी। आगे लिखे, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। यदि इन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था आरंभ करना चाहे तो संसद विधि द्वारा लागू कर सकती है। संसद विधि बनाकर संसद विधि द्वारा लागू करेगी। इस बात को अंडरलाइन कर लेना, संसद विधि द्वारा लागू करेगी। कौन करेगी? संसद। कैसे करेगी? विधि बनाकर। अब लिखो अनुच्छेद 243 N। ये किसकी बात करता है भाई? अनुच्छेद 243 M ने हम लोगों ने पढ़ लिया कि कुछ राज्य जहाँ पे ये पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती, और N ये कहता है कि पंचायती राज जो अधिनियम आया है 73 मानों की, तो इससे पूर्व जो लागू जो विधियां थी क्या वह बनी रहेगी या फिर उसको हटा दिया जाएगा। देखिए इसमें यह है कि अगर इस अधिनियम से असंगत नहीं है, इससे टकराव अगर नहीं हो रहा है तो बनी रहेगी, अगर हो रहा है तो हट जाएगी। बस ये एक ही बात इसके अंदर है। क्या कहता है ये? पंचायती राज अधिनियम से पूर्व लागू विधियां, पंचायती राज अधिनियम से पूर्व लागू विधियां क्या वह बनी रहेगी? पंचायती राज अधिनियम से पूर्व
लागू विधियां। यदि इसमें लिखो, यदि इस अधिनियम से असंगत नहीं है तो बनी रहेगी। यदि इस अधिनियम से असंगत नहीं है तो बनी रहेगी। ठीक है ना, अगर इसे असंगत नहीं है तो बनी रहेगी, इससे अगर टकराव हो रहा है तो वो वहाँ हट जाएगी। ठीक है ना, इससे मेल अगर इसके बाद में लास्ट अनुच्छेद है 243। ओ किसकी बात करता है कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। कैसी स्थिति में? अगर पंचायती राज से संबंधित कोई परिसीमन के बारे में या सीट संख्या से संबंधित कोई मामला है तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय इसमें कोई अपनी भागीदारी नहीं निभाएगा। अब संबंधित पंचायती राज से संबंधित जो परिसीमन क्या होता है, सीट संख्या क्या होता है, देखो जैसे कि कोई ग्राम पंचायत है, ठीक है। अब कोई ग्राम पंचायत जो है इसके अंदर 3000 वोट, मतलब दो गांवों के अंदर 3-3 हजार वोट है, तो मानो कि इन दोनों की एक ग्राम पंचायत है। मतलब ग्राम पंचायत यानी सदस्य क्या, इसमें हम बात कर सकते हैं जो इसमें सरपंच का पोस्ट एक हो गया ना, दो गांवों को मिला करके एक इसका अध्यक्ष होगा। लेकिन मानो कि इसके अंदर भी वोटर संख्या ज़्यादा बढ़ गई और इसमें भी 3-3 हजार की दोनों जगह 6-6 हजार हो गए, यानी दोनों जगह अलग अलग सरपंच नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि दोनों जगह यानी एक सीट यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे भी सीट अलग होगी। दोनों गांवों को मिलाकर के पहले एक सरपंच था, अब दोनों के गांवों के अंदर अलग अलग सरपंच होंगे। तो ये क्या हो जाता है कि सीट संख्या संबंधित जो होगी इसमें न्यायालय अपना कोई भी काम नहीं कर सकता। समझ गए? न्यायालय के यहाँ पे अपना कोई भी हस्तक्षेप नहीं रहेगा। या फिर हम बात कर सकते हैं परिसीमन का मतलब जैसे जिलों का अलग अलग बांटा था, उस हिसाब से किसी क्षेत्र के अंदर कि भाई ये इतनी जो ढाणियाँ हैं इसको इस ग्राम पंचायत के अंदर शामिल कर दिया जाए, या फिर ये जो ढाणियाँ हैं इसके लिए ये इधर वाली ग्राम पंचायत जो दूर पड़ती है तो इसको उस वाली ग्राम पंचायत में शामिल कर दिया जाए। ऐसे में न्यायालय जो है वो हस्तक्षेप अपना नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो लिखो ये कार्य किसका होगा है? बात करेंगे हम आगे। लिखो 243 अनुच्छेद 243 ओ लास्ट अनुच्छेद है ना। न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसे लिख दो, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। किस में नहीं करेगा वो लिखते हैं, हस्तक्षेप नहीं करेगा। किस पे नहीं करेगा? लिखो पंचायती राज से संबंधित परिसीमन व सीट संख्या संबंधित। पंचायती राज के परिसीमन, पंचायती राज से संबंधित कोई परिसीमन हो परिसीमन या सीट संबंधित मामलों में सीट कैसी, सीट की संख्या से संबंधित है ना, संख्या में बढ़ाना घटाना, सीट संख्या, सीट संख्या
संबंधित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, लिखो। पंचायती राज से संबंधित परिसीमन व सीट से संबंधित व सीट संख्या संबंधित व सीट संख्या संबंधित मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ओ तक के अनुच्छेद पढ़ लिए। ये किसके अंदर थे? संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर। ओ के बाद में पी कहाँ पे जाएगा? 74वां संविधान संशोधन। तो ये अब बाकी हम पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन में। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं हम। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थोड़ी बात कर लेते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे हम, राजस्थान में पंचायती राज में संरचना, देखो एक बात करते हैं यहाँ पे कि ओ तक जो है वो आती है 73वां संविधान संशोधन के अंदर। और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित। अब पंचायती राज में भी स्थानीय स्वशासन भी दो प्रकार के, कौन से? ये ग्राम स्तर पर, किस पे? ग्राम पंचायत से संबंधित मानो। ठीक है, ये ग्रामीण स्तर है। और उसकी बात करें 74वां संविधान संशोधन, वो बात करता है, पी से आगे उसके अंदर आर्टिकल आएंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वो बात करता है नगरीय निकाय से संबंधित, शहरी की बात कर सकते हैं। तो शहरी से पहले हम क्या करते हैं, ग्रामीण के अंदर जो ग्राम पंचायत है, 3 स्तर की जो सरकार होती है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, तो इनकी संरचना भी पढ़ लेते हैं, इनकी व्यवस्था भी पढ़ते हैं। उसके बाद में 74वां संविधान संशोधन व नगरीय निकाय को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन बाद में पढ़ेंगे, जो कि शहरी व्यवस्था के बारे में बात करता है। ठीक है, पहले इसके बारे में एक लाइन और लिखो, इसमें लिख दो कि अनुच्छेद 243 से नोट लगा के पी से नगरीय निकाय शुरू हो जाता है, 74वां संविधान संशोधन शुरू होता है, 73वां यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद नोट लगा के लिख देना, अनुच्छेद 243 पी से 74वां संविधान संशोधन लागू होता है। पी से 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन आरंभ होता है। ठीक है, तथा 243 ओ तक 73वां पूर्ण होता है। इसमें एक बात नहीं लिखी आप कि अनुच्छेद 273 किसकी बात करता है? ये शहरी निकाय की बात करता है। ये शहरी निकाय से संबंधित है, या फिर नगरीय निकाय लिख लो। ये शहरी निकाय से संबंधित, शहरी निकाय से संबंधित संशोधन है, से संबंधित है, जो अनुच्छेद 243 पी से शुरू होगा।
थोड़ा इसको सही पहले लिख लो, सही कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मैंने सही नहीं लिखा इसको। अनुच्छेद 243 पी से, अनुच्छेद 243 पी से नगरीय निकाय शुरू होता है, ऐसे लिख दो, नगरीय निकाय शुरू होता है, बस इसको पूरे को एक लाइन में लिख दो। अनुच्छेद 243 पी से नगरीय निकाय शुरू होता है, अर्थात 74वां संविधान संशोधन शुरू होता है, 73वां पूर्ण, ऐसे लिख दो नोट लगा के। ठीक है, नगरीय निकाय लिख दो चाहे शहरी निकाय लिख दो, एक ही बात है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, ग्रामीण और नगरीय। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था, फिर पढ़ेंगे राजस्थान में पंचायती राज संरचना किस प्रकार से होती है, ग्राम स्तर पर अध्यक्ष कौन होता है, उपाध्यक्ष कौन होता है, इसका चुनाव कैसे करवाया जाता है, कौन करवाता है, कब करवाता है, कौन शपथ दिलाता है, किसको ये अपना त्याग पत्र देता है, या फिर ये सेम मध्य स्तर की बात करेंगे पंचायत समिति की। ठीक है, कौन कितने सदस्यों पर कितने सदस्य होने चाहिए, कितने जनसंख्या पर कितने सदस्य होने चाहिए, और न्यूनतम कितने होने चाहिए, अधिकतम कितने होने चाहिए, ये सब बातें हम करेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पे आओ, पंचायती राज व्यवस्था, हेडिंग लगाओ एक, पंचायती राज व्यवस्था, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था, आवाज आ रही है नीचे से? ओके, अब इसमें बात करते हैं, समझने की कोशिश करना। देखो 1928 में बीकानेर रियासत जो थी उसके द्वारा पहली बार ग्राम अधिनियम बनाया गया था। कब बनाया गया? 1928 के अंदर पहली बार बीकानेर रियासत के द्वारा ग्राम अधिनियम बनाया गया। फिर बात करते हैं कि राजस्थान में अब तक पंचायती राज अधिनियम जो पहली बार कितने बनाए गए, तो पहली बार की बात करें तो एक तो 1953 में बनाया गया, और एक दूसरा जो है 1959 में, और एक 1994 में। कुल 3 बार अधिनियम बने हैं। कितनी बार? कुल 3 बार अधिनियम बने हैं। फिर बात आती है कि राजस्थान के अंदर जो 74वां संविधान संशोधन ये कब लागू हुआ था? ये 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को हम कह सकते हैं इसको लागू कर दिया गया, लेकिन राजस्थान में ये 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। देखो बात करते हैं कि 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति इस पे साइन करता है। ठीक है, फिर ये 24 अप्रैल को 1993 को लागू होता है, तथा इसी कारण पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को। लेकिन ये राजस्थान में लागू कब होता है भाई? 23 अप्रैल 1994 को। कहाँ पे? राजस्थान में लागू होता है। राजस्थान में लागू कब हुआ था? 23 अप्रैल, हाँ 23 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। और राजस्थान में पंचायती राज नियम की बात करें तो कब बने थे? 30 दिसंबर 1996 को है जो कि लागू किए गए थे। पंचायती राज नियम 30 दिसंबर 1996 को नियम, पंचायती राज नियम लागू किए गए। नियम लागू हुए। और 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था जो भी है 23 अप्रैल 94 को राजस्थान में लागू हुए थे। और फिर बात आती है कि राजस्थान में पंचायती राज जो समितियां बनी गई थी वो कौन कौन सी थी, कब उसका गठन किया गया? पहली एक समिति थी सादिक अली समिति थी,
1964 में गठित की गई थी। एक गिरधारी लाल व्यास समिति थी जो कि 1973 में गठित की गई, और हरलाल खर्रा समिति जो थी 1990 में, और लास्ट में एक 2009 में एक समिति गठित की गई थी, कटारिया समिति, वो भी इसी से संबंधित है। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं। ये बात ध्यान में होनी जरूरी है क्योंकि ये राजस्थान की पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं ना, तो राजस्थान में लागू कब हुआ था ये बात हमको ध्यान में होनी जरूरी है। इसमें लिखो 1928 में बीकानेर रियासत द्वारा पहली बार ग्राम अधिनियम बनाया गया। 1928 में बीकानेर रियासत द्वारा पहली बार ग्राम अधिनियम बनाया गया। पहली बार ग्राम अधिनियम बनाया गया। ठीक है, फिर लिखो राजस्थान में अब तक पंचायती राज अधिनियम पहली बार कितने बने थे? राजस्थान में अब तक पंचायती राज अधिनियम जो बनाए गए उसमें लिखो पहली बार 53 में ना 1953 में, पहली बार 1953 में देश करके लिखो। इसमें पहली बार 1953 में, तथा दूसरी बार लिखो 1959 में व 1964 में। 94 था, 1953 59 94 ना, हाँ 94 था, इसमें याद आ गया। 1953 59 तथा 94 में, उसके बाद में 94 में। तो राजस्थान में अब तक पंचायती राज वो ग्राम अधिनियम था, और ये पंचायती राज अधिनियम की बात करें तो पहली बार 1953 में, और इसके बाद में 1959 और 1994 में कुल 3 बार अधिनियम बने। कुल 3 बार अधिनियम बने, इसमें कोष्टक में लिख दो, कुल 3 बार अधिनियम बने हैं। कितनी बार बने हैं? कुल 3 बार अधिनियम बने हैं। इसके बाद में लिखो आप, राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था? 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया, तथा राजस्थान में पंचायती राज नियम जो कि 30 दिसंबर 1996 को लागू किए गए। राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992, संविधान संशोधन 92 का था, 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया। 92 23 अप्रैल 1994 को लागू किया गया।
किया गया तथा राजस्थान में पंचायती राज नियम 30 दिसंबर 1996 को लागू किए गए। पंचायती राज राजस्थान में पंचायती राज नियम 30 दिसंबर 1996 को लागू किए गए। अब कुछ समितियों के बारे में लिख दे। ये डेट का ध्यान में रखना आपको अच्छे से। एक तो नियम इसके लागू कब हुए और ये जो संशोधन लागू कब हुआ था, 73वां संशोधन 1992 जो है। ठीक है, राजस्थान में पंचायती राज समितियां, पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पंचायती राज समितियां, राजस्थान में पंचायती राज समितियां लिखे। चलो, राजस्थान में पंचायती राज समितियां सदीक अली समिति, उन्नीस सौ 64। इसके बाद में थी GL व्यास समिति, गिरधारी लाल व्यास, हरलाल खरा समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, हरलाल खर्रा समिति, ठीक है। मूल रूप से ये जो 3 समिति के बारे में आपको सदीक अली समिति और गिरधारी लाल समिति और हरलाल खर्रा समिति, ठीक है। इसका 73 में था, इसका 90 के अंदर, ये 1973 में इसका गठन था, 1973, और एक 1990 में। 2009 वाली उसका भी नाम लिख लो आप अलग से, क्या नाम था उसका, कटारिया समिति, 2009 में गठित की गई, कटारिया समिति। – 2009, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। 1964 में गठित की गई सदीक अली समिति और गिरधारी GL व्यास समिति भी शॉर्ट में नाम आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में ले लेना कि GL व्यास समिति 1973, और 1990 में हरलाल खर्रा समिति, 2009 में कटारिया समिति। ये कुछ समितियां आई थी, गठित की गई थी। राजस्थान में पंचायती राज संरचना हम पढ़ते हैं, जो कि कल के सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको एक साथ पढ़ेंगे और पूरा हम एक साथ अभी पढ़ नहीं सकते हैं। पूरा टाइम थोड़ा हो गया, 1 मिनट चेक करते हैं टाइम कितना हो गया, कितना बचा है। चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं एक बार, है ना, बाकी कल के सेशन में करेंगे। संरचना पंचायती राज, लगाओ हेडिंग लगाओ आप, पंचायत राजस्थान में पंचायती राज संरचना। राजस्थान में पंचायती राज संरचना।
पंचायती राज संरचना। ठीक है, अब देखो स्तर जानते हैं इसमें। पहला स्तर, 3 स्तर है ना, पहले ग्राम स्तर, इस हिसाब से लिखना आपको। फिर मध्य स्तर, फिर इसको ब्लॉक स्तर भी कह सकते हैं मध्य को, लेकिन मध्य स्तर लिखो इसको ना। और ये जिला स्तर, समझते हैं। देखो जितना टाइम है हमारे पास में, जितना हो सके। समझ में आया यहाँ तक? अब इसमें देखो, ग्राम स्तर की जो सरकार है, ग्राम स्तर के अंदर क्या होता है? ग्राम पंचायत कहलाता है। ठीक है, ग्राम स्तर की संस्था ग्राम पंचायत क्या होगी? ग्राम पंचायत। ठीक, मध्य स्तर में आएगा पंचायत समिति, जो किस स्तर की होगी? ब्लॉक स्तर, पंचायत समिति। ग्राम स्तर ग्राम पंचायत हो गया, मध्य स्तर में पंचायत समिति आती है, और जिला स्तर पे आता है जिला परिषद। क्या आता है? जिला परिषद, जिसका अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। समझ में आया यहाँ तक? अब बात करते हैं इसका जो अध्यक्ष कौन होता है। नहीं, अध्यक्ष से पहले बात करते हैं न्यूनतम सदस्य की। तो इसके अंदर न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? ग्राम पंचायत के अंदर 9 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए, और पंचायत समिति में 15 सदस्य होने चाहिए, और जिला परिषद में 17 सदस्य होने चाहिए। तो इसमें लिखो, आप इधर लिख दो न्यूनतम सदस्य, फिर इधर संख्या लिख देना। न्यूनतम सदस्य, न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए? 9 सदस्य होने चाहिए। न्यूनतम सदस्य यानी वार्ड की बात करें तो 9 सदस्य होंगे इसके ग्राम स्तर पर, और इसमें होंगे 15 न्यूनतम सदस्य 15, और इसमें न्यूनतम सदस्य 17 तो होने ही चाहिए, कम से कम, अधिक हो सकते हैं। तो कोई भी ग्राम पंचायत है उसमें कम से कम 9 वार्ड पंच की बात करें सदस्य होने चाहिए, उससे अधिक हो सकते हैं, बल्कि कम नहीं हो सकता। यानी अगर कम है तो उसको ग्राम पंचायत का दर्जा दिया नहीं जाएगा। समझे? फिर बात आती है, ये 9 सदस्य कितने जनसंख्या पे होंगे? ये 9 सदस्य 3000 जनसंख्या तक होंगे, 9 सदस्य। और अगर ऊपर है तो वहां पे जनसंख्या अधिक है। 9 सदस्य 3000 जनसंख्या तक होंगे, और उससे अगर ऊपर है, 3000 से ऊपर अगर 1000 है, तो वहां पे 2 सदस्यों की वृद्धि की जाएगी। अगर 3000 के बाद में अगर 2 है, 4 है, हम कह सकते 2000 है, तो 4 सदस्य वहां पे बढ़ाए जाएंगे। तो इसमें लिखो 9 सदस्य, ये जो 9 सदस्य है यहाँ पे लिख दो, 3000 जनसंख्या तक, 9 सदस्य 3000 की जनसंख्या तक। कब तक होंगे? 3000 की जनसंख्या तक। यदि फिर इसके बाद में लिख दो कि प्रति 1000 जनसंख्या पर 2 सदस्य की बढ़ोतरी की जाएगी। 3000 तक छेड़ना नहीं है, 3000 अगर है तो 9 सदस्य, फिर इसके बाद में लिखो आप प्रति 1000, यानी इससे ऊपर अगर है तो प्रति 1000 जनसंख्या पर, क्योंकि वार्ड के अंदर जनसंख्या के हिसाब से होता है ना। क्या लिखा है? प्रति 1000 जनसंख्या पर, प्रति 1000 जनसंख्या पर 2 सदस्यों की बढ़ोतरी की जाएगी, 2 सदस्यों की वृद्धि की जाएगी। समझ में आ गया किसके बारे में बात चल रही है? ग्राम पंचायत के बारे में। समझ में आया ये बात? फिर सेम चीज इधर आओ, मध्य स्तर पर।
मध्य स्तर पर बात करते हैं तो इसमें जनसंख्या की बात की है 1 लाख, 1 लाख तक तो होंगे 15 निश्चित निर्धारित की हुई है। और अगर प्रति 15,000 जनसंख्या पर 2 सदस्यों की बढ़ोतरी की जाएगी, अगर वहाँ पे 45,000, पहले 1 लाख की बात है, 1 लाख से ऊपर हो रहा है 1,45,000, तो वहाँ पे 6 सदस्यों की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी 15 से 2, फिर 30 से 4 और 45 से 6। इसमें लिखो, चलो लिख लो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। आधा अगर आज लिखे जाएगा तो आधा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आधा क्यों लिखेंगे, पूरा कर दूंगा आज, मैं टाइम ले लूंगा सर से, ठीक है। इसमें लिखो आप 1 लाख जनसंख्या तक, 1 लाख जनसंख्या तक पहले बताओ मुझे आवाज़ तो अच्छे से आ रही है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आवाज़ अगर अच्छे से नहीं आ रही है तो इसका बैटरी वगैरह चेंज कर लेते हैं। 1,000 जनसंख्या तक, फिर इसी में लिखो प्रति 15,000, प्रति 15,000 जनसंख्या पर 2 सदस्यों की बढ़ोतरी होगी, 2 सदस्यों की वृद्धि की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। समझ में आया? यानी पहले ही बात है कि अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या अगर 1 लाख है तो उसको पंचायत समिति बना दिया जाता है, वहाँ पे एक ब्लॉक बनता है, ब्लॉक कह सकते हैं प्रधान जो होता है, ठीक है, वो एक ब्लॉक कहलाता है, प्रधान होता है उसके अंदर। और जनसंख्या मानो कि उसके अंदर 15,000 और बढ़ गई तो वहाँ पे 2 सदस्य और बढ़ा दिए जाएंगे। वार्ड पार्षद कहते क्या, नहीं वो तो उसके नगर के अंदर आता है ना। तो आगे बात करते हैं इस पर, यहाँ तक हो गया। अब सेम चीज चलते हैं जिला परिषद के अंदर। 4 लाख जनसंख्या तक, 4 लाख जनसंख्या तक के 17 सदस्य होते। 4 लाख जनसंख्या तक कितने सदस्य होते हैं? 17। और प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 2 सदस्यों की वृद्धि की जाती है। इसमें लिखो 4 लाख जनसंख्या तक 4 लाख जनसंख्या तक 4 लाख जनसंख्या तक, फिर लिखो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 2 सदस्यों की बढ़ोतरी, 2 सदस्यों की बढ़ोतरी लिखो या वृद्धि की जाएगी। समझ में आया यहाँ तक? प्रति 1 लाख जनसंख्या पर, देखो यहाँ तो सदस्यों की संख्या 1000 पे 2 बढ़ा दिए गए, यहाँ पे 15,000 पे 2, यहाँ पे 1 लाख पे 2 बढ़ाएंगे। लिखो इसको पहले, फिर अच्छी बात करते हैं इसके अंदर। और इसके जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। इसके अध्यक्ष का भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है, ठीक। इसके सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष, उसके सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष। देखो इसके अंदर जिला परिषद और मध्य के अंदर अध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है, बल्कि उनके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। और इसके अंदर अध्यक्ष और सदस्यों का दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का मतलब चुनाव करवाया जाता है, जनता उसमें वोट देती है। लिखो इसको, फिर वापस आगे पढ़ते हैं क्योंकि पेज दूसरा लेना पड़ेगा। इस प्रकार से आप एक लंबी सारणी बना लो 3 कॉलम बना के, ताकि इसको आप तो अपने पेज में रेगुलर लिखेंगे, मैं चलूंगा नेक्स्ट पेज में, क्योंकि मैं तो अब लंबा इसको चला नहीं सकता।
लिख लिया। चलो अब लिखो, तीनों स्तर लिखने की जरूरत थोड़ी है, दोबारा लिखो थोड़ी स्तर। चलो स्तर लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखो आप इधर लिखो सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव। इधर थोड़ी जगह छोड़ दो साइड में, सदस्यों का चुनाव, इस साइड जगह छोड़ो। फिर यहां से प्रथम स्तर, मध्यम और लास्ट स्तर, ठीक है, जो जिला परिषद। अब इसमें लिखो प्रत्यक्ष। इसमें सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। और मध्यम में सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा, ठीक है, नहीं पंचायत समिति ब्लॉक का, ब्लॉक मेंबर का, ठीक। और इसके बाद में यहाँ पे भी चुनाव कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। जिला परिषद में भी सदस्यों का चुनाव तो सबका प्रत्यक्ष होगा। यहां तक समझ में आ गए? चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ये जो सदस्य है, ये त्याग पत्र किसको देंगे? किसको देंगे भाई? अपने से ऊपर वाले अधिकारी को। ये देंगे बीडीओ को, सरपंच को नहीं, अध्यक्ष को नहीं देंगे, बीडीओ को देंगे। बीडीओ कौन होता है? वीडियो आपने नाम सुना है, बीडीओ भी सुना है। बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलप अधिकारी, है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और एक होता है वीडियो, वो होता है विलेज लेवल पर ना, विलेज डेवलपमेंट अधिकारी, ठीक है। और ये किसको देंगे भाई? ये जो है अध्यक्ष को देंगे। तो अध्यक्ष कौन होगा? प्रधान। यानी ये जो त्याग पत्र है बीएलओ को देगा, ग्राम पंचायत के जो सदस्य है वो त्याग पत्र बीडीओ को देता है। और हम कह सकते हैं कौन होता है मध्य स्तर पे? पंचायत समिति, पंचायत समिति के जो सदस्य है कौन होते हैं? पंचायत समिति में ब्लॉक मेंबर जो होते हैं वो सदस्य प्रधान को त्याग पत्र देगा, ऐसे लिख दो, प्रधान को देगा। और जिला परिषद का जो है ये देगा जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख को। समझ में आ गया यहां तक? अब बात करते हैं उपाध्यक्ष की। इसमें उपाध्यक्ष कौन होता है? फिर अध्यक्ष की बात करेंगे और अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, चुनाव वगैरह ना। तो इसमें उपाध्यक्ष कौन होता है? उप सरपंच। इसमें उपाध्यक्ष कौन होता है? उप प्रधान। ठीक है। और इसके बाद में इसकी बात आती है यहाँ पे, यहाँ पे ये किसको देगा? यानी उपाध्यक्ष की बात चले, यहाँ पे होता है उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख। ठीक है। तो ये तीन प्रकार से यहाँ पे उपाध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष समझ में आ गया? क्योंकि पूछ सकते हैं कि पंचायत समिति का या फिर मध्यम स्तर जो सरकार है पंचायत स्तर की, उस पर उप प्रधान यानी उपाध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो उप प्रधान कहा जाता है। और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। तो अब इसमें अध्यक्ष लिख लो, यहां तक लिख दिया आपने, उपाध्यक्ष लिख दिया। अच्छा, उपाध्यक्ष का निर्वाचन पहले लिख लो। पहले तो हम किसकी बात कर रहे थे? ये तो सदस्यों की बात कर रहे थे। सदस्य का चुनाव तीनों का प्रत्यक्ष होता है। अब बात करते हैं उपाध्यक्ष का।
ठीक है, इसके बाद में अध्यक्ष की बात करेंगे। तो उपाध्यक्ष का निर्वाचन, उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा भाई, कैसा चुनाव होता है उपाध्यक्ष का? उपाध्यक्ष का चुनाव कैसा होता है? यहाँ पे उप सरपंच है, इसका अप्रत्यक्ष होगा। कैसा चुनाव होगा? अप्रत्यक्ष। और इसका भी अप्रत्यक्ष। और इसका भी अप्रत्यक्ष। यानी इनका जनता द्वारा चुनाव नहीं किया जाता है, जनता जिसको चुनती है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे वार्ड पंच की बात करें या फिर जिला स्तर पर अध्यक्ष की बात करें यानी सरपंच का, तो उसका डायरेक्ट चुनाव जो होता है जिसमें जनता भाग लेती है, जनता जिसमें वोट डालती है, वो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। और डायरेक्ट हम कह सकते हैं ऐसे मनोनीत के रूप में निर्वाचित जो मनोनीत के रूप में जो किया जाता है वो अप्रत्यक्ष होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अब ये त्याग पत्र लिख दो। जो उपाध्यक्ष थे इनका चुनाव हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार का चुनाव होता है। अब ये हम कह सकते हैं ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो वो सेम चीज यहाँ लिख दो, बीडीओ, प्रधान व जिला प्रमुख को। ये किसको देगा? त्याग पत्र। इसको थोड़ा समझ लेना, देखो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। इस पे त्याग पत्र ये किसको देगा? बीडीओ को। ये प्रधान को। ये किसको देगा? जिला प्रमुख को। अब बात करेंगे अध्यक्ष होंगे, तो वो क्या करते हैं? अपने से ऊपर वाले को देते हैं। तो इसका तो जैसे ऊपर वाला इसी की फील्ड में ही आ गया, इसके हो सकता पास में ही बैठता हो, जैसे उप प्रधान उठा और साथ पास में प्रधान को दे दिया। लेकिन अध्यक्ष की बात करें तो इसको यहाँ से चल के यहाँ आना पड़ेगा, इसको यहाँ से चल के यहाँ आना पड़ेगा त्याग पत्र के लिए। समझ गए यहाँ तक? अब लिखो आप अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है? इसमें आ जाएगा क्या? अध्यक्ष लिखो। सरपंच होता है अध्यक्ष से सरपंच। ये नेक्स्ट पेज में लिखा हूं ताकि पूरा आ जाए। चलो लिख लो, यहीं पे लिख दो। इसमें अध्यक्ष होता है सरपंच। अध्यक्ष कौन होगा? सरपंच होता है। इसमें अध्यक्ष होता है प्रधान। इसमें प्रधान अध्यक्ष होता है। इसमें जिला प्रमुख अध्यक्ष होता है। जिला प्रमुख होता है मतलब अध्यक्ष होता है। सीधा लिख दिया ना, अध्यक्ष सरपंच होता है, प्रधान होता है इसमें अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। ठीक है, इस सारणी को थोड़ा ठीक से बनाना आपको। अब लिखो कि इनका जो अध्यक्षों का जो चुनाव है वो किस प्रकार से होता है। चुनाव इसमें एक प्रत्यक्ष होगा, बाकी सब अप्रत्यक्ष। इनका चुनाव इनके सदस्यों का भी और अध्यक्ष का भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष। ये इसका अप्रत्यक्ष। और इनका भी अप्रत्यक्ष, क्योंकि इनके जो सदस्यों का चुनाव है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है, बाकी जो इनका अध्यक्ष है उनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। यहां तक लिख दिया आपने? पोल आ गया था, सॉरी।
फिर निर्वाचन की बात हो गई यहाँ पे। अब ये त्याग पत्र जो अध्यक्ष है वो किसको त्याग पत्र देंगे, मैंने कहा था ना कि इसको उठ के यहाँ पे आना पड़ेगा, तो इनको लिखते हैं आगे। अब नेक्स्ट पेज में लिखो, पहले यहाँ तक लिख दो, नहीं लिखा तो लिख दो। त्याग पत्र और इनको शपथ भी कौन दिलाता है ये भी बात हम करेंगे। लो साइड हो जाता हूँ, लिख लो आराम से। लिख लिया, चलो नेक्स्ट। चलो ऐसे एक सारणी बनाता हूँ पहले। ठीक है, चुनाव पढ़ लिया हमने। अब बात करते हैं शपथ की। अच्छा, पहले त्याग पत्र लिखते हैं। इनके अध्यक्ष जो है वो त्याग पत्र किसको देगा, अध्यक्ष का त्याग पत्र। अध्यक्ष का त्याग पत्र, ठीक है। अब अध्यक्ष का त्याग पत्र बात करेंगे तो जो ग्राम स्तर की सरकार है और उसका जो अध्यक्ष है सरपंच होता है वो किसको त्याग पत्र देगा, बीडीओ को देगा। किसको देगा, बीडीओ को। और प्रधान जो है वो जिला प्रमुख को त्याग पत्र देगा और जिला प्रमुख जो है वो संभागीय आयुक्त को, आयुक्त जो होता है उसको त्याग पत्र देगा। देखो ये त्याग पत्र देगा बीडीओ को, बीडीओ को त्याग पत्र अपना देगा, सदस्य भी बीडीओ को देते। और इसके बाद में ये प्रधान जो है ये देगा जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख को। ये देगा संभागीय आयुक्त को, संभाग का जो आयुक्त होता है उसको। आयुक्त को, ठीक है। अब लिखो शपथ। इनको शपथ कौन दिलाता है, देखिए इसके अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, और शपथ इसमें लिखो प्रशासनिक अधिकारी जो है शपथ जो दिलाते हैं। इन तीनों स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी जो कार्य करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी। इन तीनों स्तर पर एक एक प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं। तो ग्राम स्तर पर वीडियो जो शपथ दिलाता है, प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो इसमें होता है वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक। ये क्या करता है, इनको शपथ दिलाता है। और जिला, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं जो मध्य स्तर की सरकार है इसके अंदर होता है बीडीओ। कौन होता है, प्रशासनिक अधिकारी, बीडीओ होता है। और इसके अंदर सीईओ होता है, लिख दो इसको, इसमें होगा बीडीओ, जिसको अध्यक्ष त्याग पत्र देता है ग्राम पंचायत वाला। और इसमें सीईओ, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब इसको यही शपथ दिलाता है, शपथ दिलाता है। सरपंच को यानी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, कौन दिलाता है, वीडी दिलाता है। नहीं, ये नहीं दिलाता है। सरपंच को शपथ दिलाता है रिटर्निंग ऑफिसर दिलाता है। आजकल चेंज है सिस्टम, मतलब इनको शपथ दिलाता है रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, यानी जब चुनाव करवाने आते हैं पीआरओ जो होता है फर्स्ट, वो इसको शपथ दिलाता है।
ये तो यहाँ तक लिखो कि प्रशासनिक अधिकारी, इसमें वीडियो होता है, इसमें बीडीओ, इसमें सीईओ। अब लिखो शपथ। शपथ कौन दिलाता है? शपथ की बात करते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, वीडियो, ग्राम विकास अधिकारी। इसको पहले ग्राम सेवक कहते थे ना, इसको नाम जो वीडियो रखा गया है ग्राम सेवक को। कब चेंज किया गया था? चलो इसको मैं नोट करवा के लिखवा दूंगा आगे। इसमें लिखो रिटर्निंग ऑफिसर। इनको कौन दिलाता शपथ? सरपंच को। रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? चलो मैं बताऊंगा आपको। रिटर्निंग ऑफिसर यानी जब सरपंच का चुनाव होता है, पोलिंग पार्टी जो आती है उसके अंदर एक अधिकारी के रूप में होता है जिसे पीआरओ कहते हैं। क्या कहते हैं? पीआरओ। तो जैसे ही चुनाव संपूर्ण होता है और उनको क्या होती है कि उसी टाइम तुरंत उसका मतगणना हो जाती है, और लेट तक होती है, शाम तक। कई बार कोई रेयर केस होता है वहाँ पे, तो फोर्स भी बुलानी पड़ती है। यानी कहने का मतलब उसका चुनाव का जो नतीजा है वो शाम को ही आ जाता है। दिन में चुनाव हुआ, शाम को मतगणना हुई, और जिस व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति सरपंच पद के लिए नियुक्त, एक कह सकते कि जो निर्वाचित हो चुका है, उसको शपथ दिलाने का कार्य पीआरओ उसी टाइम कर देता है। उसी को सामने खड़ा करके और शपथ दिलवा देता है सरपंच पद की। उसको फिर घर तक छोड़ करके भी आते हैं लाल बत्ती से, वो गाड़ी से, और जो हार जाता है उसको भी छोड़ करके आते हैं क्या, या फिर उसको भी शपथ दिलाते हैं, घर जाके दिलाते हैं उसको। वो शपथ फिर लेता है 5 साल के लिए, है ना। तो सरपंच पद को शपथ कौन दिलाता है? रिटर्निंग ऑफिसर लिखो, या फिर पोलिंग अधिकारी लिख दो। परिणाम के तुरंत बाद पीआरओ शपथ दिलाता है, ऐसे लिख दो इसमें। रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग अधिकारी लिख दो। पोलिंग अधिकारी, परिणाम के तुरंत बाद, परिणाम के तुरंत बाद शपथ दिलाते हैं वहीं पे जहां पे चुनाव हुए थे, शपथ दिलाता है। समझ में आ गया यहां तक? या फिर पीठासीन अधिकारी कह सकते हैं इसको, क्योंकि उस टाइम मुख्य पीठ पे उस जगह कौन जो आसीन होता है, यही होता है पोलिंग पार्टी, यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर, पीआरओ जिसे कहते हैं। पीआरओ, पीआरओ कह सकते हैं, शपथ दिलाता है। ठीक है, ये ऐसे कोष्टक में लिख दो, दोबारा लिख दी बात ये इसलिए। ठीक है, अब बात करें कि प्रधान को, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधान। प्रधान को शपथ कौन दिलाएगा भाई? इसका एसडीएम जो होता है, जिसको रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया जाता है, निर्वाचन एक अधिकारी के रूप में कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब ये अपना फॉर्म भरता है तो भी ये एसडीएम को दे करके आता है वहाँ पे, है ना। तो वो एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वो दिलाता है इसको। सीधा लिख दो एसडीएम, निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर। ये भी एक तरह से क्या होता है? रिटर्निंग ऑफिसर होता है एसडीएम। रिटर्निंग ऑफिसर, ये भी समझ में आ गया। और फिर बात आती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसको सीईओ जो होता है, जिला कलेक्टर, वो दिलाता है। अब यहाँ पे एसडीएम देखो, ब्लॉक स्तर पे एसडीएम जो होता है उसको चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, निर्वाचन अधिकारी के रूप में, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं। और इसमें होता है सीईओ, सीईओ जिला कलेक्टर होता है। जिला कलेक्टर, क्योंकि ये जो अपना आवेदन जो देता है वो भी उसी को देता है, ये आवेदन भी इसी को देता है। ये किसको देता है? वीडियो को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आवेदन इसको थोड़ी देगा, ये वीडियो को देगा ना। जब अपना फॉर्म भरते हैं, पहले पर्चा जिसको कहते हैं, पर्चा भरते हैं, वो आवेदन वीडियो को देता है, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हो गया ये।
जिला कलेक्टर। ठीक है, समझ में आ गए यहाँ तक? मैं सोचा इसे एक में आ जाएगा, ये थोड़ी ज़्यादा लिख दिया तो फिर दूसरा पेज लेना पड़ेगा। तो अब जो ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, बैठक लिख दो बस इसकी। इसके अंदर भी बैठक कितने दिन में होती है? इसके अंदर 15 दिन में एक बार बैठक होती है ग्राम पंचायत में। ब्लॉक स्तर पे 1 माह में एक बार बैठक होती है, इसमें 3 माह में एक बैठक होती है। 3 माह में एक बार लिखो, इसको ऊपर कर दो, बैठक करके लिखो। अब उसे एक लाइन को आगे लिखेंगे तो थोड़ा क्या है कि आपको समझने में दिक्कत रहेगी, इसलिए यहीं पे लिख देते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा। बैठक 15 दिन में एक बार, बैठक 15 दिन में एक बार, और इसकी महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार, और इसकी 3 महीने में एक बार, महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए कम से कम। 15 दिन में एक बार बैठक होनी चाहिए, 1 महीने में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए, और इसकी 3 महीने में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए। समझ में आया यहाँ तक? अब एक नोट लगा के बात आप लिख दो, फिर उसके बाद में 74वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे। तो टाइम आज काफ़ी ले लिया क्योंकि क्लास का टाइम पहले हो चुका था। देखिए वो ग्राम पंचायत, वो लिखवा दूं आपको वीडियो वाला। ग्राम स्तर के जो प्रशासनिक अधिकारी कौन कहलाता है? ग्राम सेवक जो था उसको वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी में तब्दील कर दिया गया। ये 2021 में किया गया, पंचायती राज अधिनियम की धारा 89 में संशोधन करके उसका पदनाम चेंज कर दिया गया। लिखते हैं, ये लिख दो पहले यहाँ तक, उसके बाद में लिखते हैं। लिखे? चलो अब लिखो 2021 में पंचायती राज अधिनियम की धारा 2021 में, ये ध्यान रखना कब बदला गया। 2021 में, नोट लगा के लिखना इसको ना। 2021 में पंचायती राज की धारा 89 में संशोधन करके ग्राम स्तर के प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम स्तर के प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है वर्तमान में? वीडियो, पहले ग्राम सेवक, प्रशासनिक अधिकारी ग्राम सेवक जिसको वीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी, कॉस्ट में ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम
विकास अधिकारी, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के पद नाम में बदला गया, तब्दील किया गया, बदला गया। समझ में आ गया क्या? देखो 2021 में पंचायती राज अधिनियम की धारा, ऐसे लिखो, पंचायती राज अधिनियम की धारा, लिखा तो नहीं अभी तक? चलो थोड़ा कर दो काट-छांट। 2021 में पंचायती राज अधिनियम की धारा, अब समझ में आया? 2021 में पंचायती राज अधिनियम की धारा 89 में संशोधन करके ग्राम स्तर के प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम विकास, ग्राम सेवक, क्या कहते थे पहले इसको? ग्राम सेवक कहते थे। ग्राम सेवक जिसके पदनाम को या फिर जिसको वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के पदनाम से में बदला गया, ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो में बदला गया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में। कब बदला गया? 2021 में। और कौन सी धारा के अंदर संशोधन करके? पंचायती राज की धारा 89 के अंदर संशोधन करके इसको 2021 में बदला गया। तो मैं आशा करता हूँ साथियों आज का सेशन बहुत शानदार गया है, और एक बार अगर आप कहो तो इसको रिवीजन में करवा दूँ, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, इसको रिवीजन करवा दूँ एक बार, है ना, या कल कराऊँ? जरूरी थोड़ी है कराऊँ या, क्योंकि फिर कल हम लोग है जो कि 74वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं, 73वां के अंदर जो ग्राम स्तर की जो भी सिस्टम थे, जो व्यवस्थाएं थी, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, वो आपको अब उसके अंदर यानी हम कह सकते हैं नोट्स में ही समझना पड़ेगा। अगर आप कहो तो इसको एक बार आपको और समझा दूँ मैं, ठीक है? क्या है? राजस्थान में पंचायती राज संरचना इस प्रकार से होते हैं। 3 स्तर की सरकार है, त्रिस्तरीय, जो कि 73वां संविधान संशोधन में जो उल्लेखित किया गया, ठीक है? पहली ग्राम स्तर, दूसरी मध्य स्तर जिसको ब्लॉक स्तर की भी कह सकते हैं, और तीसरी जिला स्तर की, ठीक? ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत कहलाती है, और पंचायत समिति मध्य स्तर में, और जिला परिषद कहलाती है जिला स्तर में, ठीक? फिर बात आती है कि ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्राम स्तर की सरकार है, ग्राम पंचायत, जिसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या 9 होगी। बात आती है पंचायत समिति के अंदर न्यूनतम सदस्यों की संख्या 15 होगी, जिला परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 17 होगी। अगर न्यूनतम सदस्य की संख्या जो है उनके बाद में वो कब तक होगी? 3000 जनसंख्या तक तो 9 होगी, यानी फिर उसके बाद में अगर और बढ़ जाती है जनसंख्या तो प्रति 1000 जनसंख्या पर 2 सदस्यों की बढ़ोतरी की जाएगी। सेम वही 1 लाख तक तो 15, और उसके बाद में 15,000 प्रति 15,000 पर 2 और बढ़ाई जाएगी। वही सेम बात 4 लाख तक 17, और प्रति 1 लाख और बढ़ेंगे तो 2 सदस्यों की वृद्धि की जाएगी। कितने सदस्यों की? 2 सदस्य, ठीक है? समझ में आया यहाँ तक? चलो नेक्स्ट ये कहता है कि ग्राम पंचायत स्तर की जो सरकार है ग्राम पंचायत में, तो उसके सदस्य जो होते हैं उसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ब्लॉक स्तर भी जो ब्लॉक मेंबर उसका भी प्रत्यक्ष चुनाव, और जिला परिषद में भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये जो सदस्य है त्याग पत्र देंगे वीडियो को, मध्य स्तर वाले प्रधान को, और जिला प्रमुख को जिला परिषद वाले। इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको सरपंच कहा जाता है, और ब्लॉक स्तर पे प्रधान अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष की बात करें ना, उपाध्यक्ष उप प्रधान होता है, और उप जिला प्रमुख के उपाध्यक्ष होता है विधान, उसके अंदर हम कह सकते हैं जिला परिषद के अंदर। फिर बात आते हैं उपाध्यक्ष, ये मैंने दयाक्ष लिख दिया ना, चलो उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, उपाध्यक्ष यानी उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष, उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष, उप जिला प्रमुख का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है।
ये उपाध्यक्ष जो होते हैं त्याग पत्र उप सरपंच वीडियो को देगा, वीडियो नहीं बीडीओ को, ठीक है। हम कह सकते हैं उप प्रधान भी प्रधान को देगा, और उप जिला प्रमुख है जो कि जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र सौंपेगा। अब बात आती है इनके अध्यक्ष की। तो ग्राम स्तर की जो सरकार है उसका अध्यक्ष है, ग्राम पंचायत पे अध्यक्ष होता है सरपंच, और मध्य स्तर पे ब्लॉक स्तर पे होता है प्रधान, और जिला परिषद या फिर हम कह सकते हैं जिला स्तर की जो सरकार है उस पर जिला प्रमुख होता है। इनका चुनाव की बात करें तो सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष, प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष, और जिला प्रमुख का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। पहले ये जो प्रधान है ये एक हम कह सकते हैं क्या किसके रूप में निर्वाचित होती है, ये ब्लॉक मेंबर के रूप में निर्वाचित होती है, सदस्य के रूप में। फिर बात आती है अध्यक्ष का त्याग पत्र। अध्यक्ष यानी सरपंच का त्याग पत्र बीडीओ को जाएगा, और प्रधान का त्याग पत्र जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख का त्याग पत्र किसको सौंपेगा, संभागीय आयुक्त को। फिर इसके अंदर प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन होते हैं, कार्य करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर। थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा। समझ में आ गए यहाँ तक? चलो नेक्स्ट आगे समझते हैं। प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, ग्राम स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी होता है वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको पहले ग्राम सेवक कहते थे, अब कहते हैं उसको ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है। जो कि 2021 में धारा पंचायती राज धारा अधिनियम 89 को चेंज करके है, उसके अंदर थोड़ा संशोधन करेक्शन करके उसको ये नाम चेंज कर दिया गया। और बात करते हैं ब्लॉक पे बीडीओ होता है प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, और जिला के अंदर होता है सीईओ। फिर बात आती है इनके अध्यक्ष को जो शपथ दिलाता है, यानी सरपंच को शपथ दिलाएगा रिटर्निंग ऑफिसर, यानी जो चुनाव करवाने जब आते हैं पीआरओ जो होता है उस पर एक उसकी एक टीम होती है। यानी जिस ग्राम पंचायत में चुनाव, जिस हम कह सकते हैं कोई स्कूल है, या मान लो कि वहाँ पे जो चुनाव करवाया जाता है सरपंच का, अब चाहे उसमें 2 वार्ड हो या फिर 1 हो, उसके अंदर एक पीआरओ जो होता है, ठीक है। पीआरओ की बात करें तो वो क्या करता है, उस सरपंच को उसी टाइम जैसे परिणाम आ जाता है शाम के समय, यानी पूरा होने के बाद में, मतदान पूरा होने के बाद में मत की गणना की जाती है, और पीआरओ उसको शपथ दिला देता है सरपंच को। और इसमें एक नियुक्त किया जाता है व्यक्ति को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में, एसडीएम को, वो शपथ दिलाता है प्रधान को। जिला कलेक्टर जो शपथ दिलाता है किसको, जिला प्रमुख को। बैठक की बात करें तो 15 दिन में एक बार सरपंच के हम कह सकते हैं ग्राम स्तर की सरकार की बैठक होती है, और 1 महीने में एक बार जो कि एक होती है प्रधान मध्य स्तर की सरकार की बैठक होती है, और 3 महीने में एक बार जो बैठक होती है जिला स्तर की सरकार के रूप में हम का बात कर सकते हैं। फिर बाकी जो हम लोगों ने लिख लिया विकास अधिकारी वाला, उसका कोई वो नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं दोबारा बोलने बताने की, ठीक है। तो इसी के साथ में साथियों कल हम पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन 1992 जो कि नगरीय निकाय से संबंधित है, और मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा और अच्छे से पढ़ करके आएंगे, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।